सर्वेषामपि शास्त्रार्थप्रशिक्षण कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतं। किं किम् अधीतं साहित्यशास्त्रे भवद्भिः एतावत्पर्यन्तं कश्चन वदतु। साहित्यशास्त्रे के विषयाः अधीता एतावत्पर्यन्तं? 10 दिनं यावत्। कति दिनानि जातानि? 8। अद्य 8मः दिनं। 8मं दिनं। सप्तमं दिनमद्य। तर्हि साहित्यस्य के अंशाः अधीताः एतावत्पर्यन्तं? शब्दशक्तिविचारः तथा च यः ध्वन्यालोकः भारतवादिनाम् एतत् त्रयः एव विषयाः। अस्तु, भवतु उपविशतु। तर्हि साहित्यशास्त्रीयाः कति छात्राः सन्ति? सर्वेपि साहित्यशास्त्रीयाः नाम बहुसङ्ख्याकाः सन्ति भवन्तः। भवतु, इदानीं ध्वनिर्मास्तु। एतस्य आवश्यकता नास्ति महोदय, स्थापयतु। एतावत्पर्यन्तं। तर्हि साहित्यम् एकं शास्त्रमस्ति खलु। शास्त्राणि नैकानि सन्ति। नैकानि शास्त्राणि सन्ति, अल्पायुः अस्माकम् अस्ति इत्यपि। अतः सर्वेषां शास्त्राणाम् अध्ययनं निरन्तरप्रयासेन निरन्तर आयासेनैव सम्भवति। तत्र एकम् एतत् साहित्यशास्त्रम्। शास्त्रं किमर्थं? काव्यं किमर्थं? जानन्ति वा? शास्त्रं तत्रापि एतत् काव्यं। भेदः अस्ति, परन्तु प्रयोजनमपि भिन्नं भिन्नं। तर्हि शास्त्रस्य वस्तुतः वाङ्मयं सकलमपि वाङ्मयं द्विधा विभक्तं भवति। शास्त्रं शास्त्रसम्बद्धं तथा काव्यसम्बद्धं, यथा राजशेखरः। यथा उक्तं नैकानि शास्त्राणि सन्ति। व्याकरण, मीमांसा, न्याय, यथा 18 विद्याः सन्ति। तत्र त्रयी तथा आन्वीक्षिकी, तथा 14 विद्याः काः सन्ति वदन्तु? प्रसिद्धं। तर्हि तत्र त्रयी इत्यत्र वेदत्रयम् आयाति। नाम तदेव आदिमं शास्त्रं खलु। तर्हि तत्र शास्त्रे, तस्मिन् शास्त्रे काव्यं तस्मात् कालादारभ्य शास्त्रं ततः अस्माभिः अवलोक्यते। नाम ऋग्वेदे पश्यामः, काव्यमस्ति। बहूनि तत्र तादृशानि उल्लेखनानि तत्र सन्ति, यत्र काव्यस्य तत्त्वानि लभ्यन्ते। यथा जानन्ति वा भवत्सु? नाम किमपि एकं रुचादिकं यदि, यथा अग्निमीळे, तत्र च तथा एकं नाम नदीद्वयं वर्तते, तस्य वर्णनं अत्र ऋग्वेदे। विपाट् तथा शुतुद्रि, नदीद्वयं वर्तते। द्वाभ्यां नाम द्वयोर्नद्योः कथं वर्णनं, कियत् समीचीनं तत् वर्णनं कृतं वर्तते। वस्तुतः तदानीं कालिदासः अपि नासीत् यत् उपमा अलङ्कारं यः तत्र, परन्तु तत्र ऋग्वेदे ऋषिभिः तथा वर्णितं। तत्सर्वमपि काव्यस्य नाम काव्यशास्त्रस्य अङ्गत्वेन तत्र तत्त्वम् अस्माभिः अद्य उपलभ्यते। पश्यतु, नाम वेदाः अस्माकम् अतीव प्राचीनं वाङ्मयं। नाम तत् शास्त्रं भवतु वा काव्यं भवतु वा, तत् सर्वम् अस्ति, तत् सकलम् अस्ति। नाम सकलानि वस्तुतः मूलं तत्
अन्यत् सर्वं शाखाप्रपञ्चः काव्यं भवतु व्याकरणं भवतु इतोपि न्याय अन्वीक्षिकी भवतु तत् सर्वं शाखा षडङ्गानि तदपि शाखा एव परन्तु मूलमस्ति वेदः। तर्हि तस्यैव आधारत्वेन दशमशताब्दीयः राजशेखरः अग्रे गत्वा किं वदति, अथातः काव्यं मीमांसिष्यामहे। किं वदति, अथातः काव्यं मीमांसिष्यामहे। अब यहाँ से आगे हम काव्य की मीमांसा करते हैं, मतलब काव्य शास्त्र की मीमांसा करते हैं। मीमांसा से क्या मतलब है, उसके नियम, उसके संबंधी जो भी उपदेश है, उसके संबंध में जितने भी काव्य के तत्व है उन सब का उपदेश करते हैं। आपको सबको संस्कृत में ठीक है ना, या हिंदी में भी बोलना है बीच में? कभी कभी बीच में आएगा। वो पीछे बोल रहे हैं। जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत। वहाँ शांतता होना चाहिए, यहाँ सब। अथातः काव्यं मीमांसिष्यामहे यथा उपदिदेश परमेष्ठी। श्रीकंठ परमेष्ठी वैकुंठादिभ्यः चतुष्षष्टि शिष्येभ्यः। तो ये मूल है हमारे शास्त्र का। काव्य का मूल कहाँ से है? श्रीकंठ परमेष्ठी जैसा उपदेश काव्य का दिए तो हमारी परंपरा, काव्य की जो काव्य शास्त्र की जो परंपरा है वो ब्रह्मा से है। इसलिए हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारा काव्य शास्त्र कितना प्राचीन है, और वो होने के बाद हमें हम गौरव से, और फिर उसके अध्ययन के लिए हम उतना ही, मतलब हमें लगता है कि हम किसके वंशज है, हम किसकी विद्या को पढ़ रहे हैं, तो वह ब्रह्म विद्या को पढ़ रहे हैं। क्योंकि वहाँ स्पष्ट लिखा पहले ही काव्य मीमांसा के आरंभ में ही, और राजशेखर का ये बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने काव्य शास्त्र को, जो कि पूर्वाचार्यों में ऐसे बहुत कम मतलब थे ही नहीं जिन्होंने साहित्य शास्त्र को उस पंक्ति में रखने का अथवा हमारे सामने रखने का प्रयास किया। और प्रयास नहीं करते तो ये भी हमें पता नहीं होता। तो यही साहित्य विद्या आगे जाकर के, जिसमें काव्य पुरुष, उन शिष्यों में काव्य पुरुष, जिस काव्य पुरुष ने जगह जगह भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए साहित्य विद्या, ये थोड़ा सा मतलब विजुलाइज किया हुआ भी कथानक हो, समस्या नहीं है, लेकिन विजुलाइज भी किया है, ऐसा भी हम मतलब अमूर्त स्वरूप वर्णन है। हमें भी जो ब्रह्म तत्व हम देख सकते हैं कि हमारे नेत्रों से देखते हैं कि हम ब्रह्मदेव को, हम जस्ट उसको इमेजिन मतलब हम उसको केवल अमूर्त रूप में हमारे मतलब एक आंख बंद करने के बाद चित्र देखते हैं। आंख बंद करने के बाद, खुले आंख से देखते हैं क्या? नहीं देखते। तो ऐसा यह जो काव्य तत्व है, जिसका आरंभ श्रीकंठ परमेष्ठी के माध्यम से आरंभ हुआ, ऐसा यह साहित्य शास्त्र चतुष्षष्टि शिष्यों के उपदेश के उपरांत उन शिष्यों ने फिर अपने उन और आगे की परंपरा में, और उसके बाद भरत, जैसे कि रूपक, भरत ने ऋषियों के नाम दिए हैं कुछ, कि जिसमें भरत एक ऋषि का नाम उसी परंपरा में, क्योंकि परंपरा से ही ये सारी विद्या आज तक हम तक पहुँची है, और परंपरा में
हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है तो गुरुओं का उपकार है। इसीलिए भारत वर्ष की और संस्कृति की ये सब एक विशेषता है कि उसमें गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल परंपरा उसका एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है, जो कि और उसका विशिष्ट स्थान से भी ज़्यादा उसका एक जो अनन्य साधारण महत्व है, जो कि अन्य देशों में इसको बहुत कैजुअली लेते हैं। वो टीचर है, मैं स्टूडेंट हूँ, कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसकी विद्या के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं। अब हम हमारे गुरुओं के गुरु जिसको हम ब्रह्मदेव मानते हैं, अब ऐसे उनकी विद्या और वो समग्र ब्रह्मांड जो जिसके ज्ञाता है, उन्होंने साहित्य शास्त्र प्रतिपादित किया। और आपको कैसा लगता है मुझे बताइए कि साहित्य शास्त्र आपने जितना भी अध्ययन किया अंश स्वरूप में, आपको क्या फील होता है कि वस्तुतः इन तत्वों को लेकर के एक भी तत्व ठीक से समझ में आए और उसका हम अपने मतलब समग्र रूप से और उसका हम अपने जीवन में अथवा कहीं उसको अभ्यास के रूप में अभ्यास करके उसको उसका विनियोग करें, तो वस्तुतः जैसे कि काव्य का कोई अंग, जैसे भरत मुनि ने रूपक पर ग्रंथ लिखा, वैसे तो भरत इन्होंने जो कि शिष्य परंपरा में, जैसा कि राजशेखर ने बताया कि रूपक निरूपणीयम भरतः, तो रूपक का निरूपण किया भरत ने। बाकी भरत मुनि ने केवल रूपक ही पढ़ा ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी विद्याएं जो भी गुरु ने पढ़ाया वो सब पढ़े, सभी शिष्य सारी विद्याएं पढ़े, लेकिन शिष्यों का जो फिर भी अपनी अपनी विशेष रुचि होती है, तो उस विषय में उस शास्त्र में उन्होंने उनकी गति होने से, उनकी रुचि होने से उन्होंने उसमें उस शास्त्र विद्या को क्या किया, उसका जो भी है नॉलेज का, अपने ज्ञान का उन्होंने विनियोग किया, एक ग्रंथ के रूप में उसका संपादन किया। तो ऐसे भरत, ऐसे ही अन्य भी नाम हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से नाट्य शास्त्र के रूप में हम, जैसा कि परंपरा के रूप में परंपरा की ओर आ रहा हूँ, जो कि हमें आज इस युग में हम जितने आचार्यों को ग्रंथ के रूप में देखते हैं, उनमें भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता, जिसका संबंध हमने उधर से ऊपर से लगाया ब्रह्मदेव से, फिर बाद में राजशेखर के ग्रंथ में, राजशेखर के ग्रंथ के उपरांत अभी हम भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जैसा देखते हैं। और नाट्य शास्त्र में भी भरत मुनि का जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, उनको भी ब्रह्मा से ही जो उपदेश प्राप्त है, और उसके बाद उन्होंने वो खास करके इस भरत मुनि ऋषि की उन्होंने नियुक्ति नाट्य की प्रयोगों को, नाट्य तत्व को इस सृष्टि में निरूपण करने के लिए उन्होंने नियुक्त किया। जैसे श्रीकंठ ने साहित्य विद्या को प्रसारित करने के लिए काव्य पुरुष को नियुक्त किया, वैसे ही भरत मुनि को नाट्य तत्व को प्रसारित करने के लिए नियुक्त किया। तो भरत मुनि मतलब कोई जिनकी अपॉइंटमेंट किसने की है, ब्रह्मा ने की है, और उनका नाट्य शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत श्रद्धा से उसको हम मतलब आप, और वो नाट्य शास्त्र के आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम है, उस नाट्य शास्त्र के आधार पर जो भी कोई नाट्य आज का भारतीय नाट्य है, चाहे आज का कोई मूवी भी होगा, तो भी उसका रिलेवेंस कुछ किससे है, भारतीय नाट्य से है, क्योंकि वो भारतीय कोई मूवी भी होती है तो उसका रिलेवेंस जरूर उसमें मतलब हमारे भारतीय नाट्य परंपरा में है, होना चाहिए, और वो हमें ढूंढना है। यहाँ तक का हमें हमारा एक रोड मैप बनना चाहिए। ये मैं साधारण रूप से आपको प्रस्तावना के रूप में बता रहा हूँ,
तो नाट्यशास्त्र में तो आप जानते हैं कि सब दृश्य काव्य, क्योंकि हमारी जो गुरु मतलब गुरु शिष्य की जो परंपरा थी उसमें लिखित काव्य मतलब जिसको हम जो कि श्रव्य काव्य जो कि सुन करके उसको लिखित रूप से पढ़ने के लिए रखा जाता था कि आगे जाकर के आगे की पीढ़ियाँ जो है वो पढ़ते रहेंगे, इसलिए उसको पढ़ने के बाद वो कोई सुनाते थे और कोई सुनता था। लेकिन वो परंपरा बहुत पश्चात वाली है। उसके पहले दृश्य परंपरा, वो जो कि जिसका दृश्य परंपरा, इसलिए दृश्य तत्व, दृश्य के रूप में काव्य का निरूपण, ये इसलिए तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र और उसका निरूपण बहुत पहले हुआ। गुरु शिष्य परंपरा में गुरुकुलों में हाँ श्रवण मनन और निधिध्यासन, बाकी यही है ना तीनों, इसी माध्यम से शिष्य अध्ययन करते थे, इसी माध्यम से यही शिक्षा प्रणाली थी, उसमें कोई परीक्षा नहीं थी, निधिध्यासन ही अंतिम उसका परीक्षण था। तो ऐसी परंपरा में वहाँ पर जो भी मतलब लेखन का विषय नहीं था, इसलिए ग्रंथ के रूप में, काव्य के रूप में, श्रव्य के रूप में काव्य जो भी आए वो पश्चात में ही आए, बहुत पश्चातवर्ती काल में ही आए। और हम देखते हैं कि अभी मैं पूरी तरह से हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे गया तो उसी प्लेटफॉर्म में रहता है ना। तो हम देखेंगे कि हमारा जो भारत वर्ष का जो भी एक सभ्यता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काव्य पुरुष और साहित्य विद्या, यहाँ तक ये दोनों को ब्रह्मा ने नियुक्त किया कि आप जगह जगह पे जाओ, जगह जगह जाकर के आप काव्य विद्या का प्रसार करो। तो उस समय काव्य विद्या का प्रसार यही हुआ, दृश्य काव्य के रूप में हुआ। दृश्य काव्य उस समय कहाँ, जहाँ मतलब जैसे कि वो जिस प्रदेश में गए, मगध प्रदेश में गए अथवा और किसी प्रदेश में गए, इधर विदर्भ प्रदेश में और कहीं जिस प्रदेश में काव्य पुरुष ने और साहित्य विद्या ने भ्रमण किया, उस सब वहाँ की सभ्यता, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के रुचि, मतलब वहाँ का जो भी वाङ्मय है, क्योंकि क्या है कि जो लोक में है, लोकानुचरितम काव्यम, लोकानुचरितम, लोक का जो अनुचरितम, जो भी अनुकीर्तनम, लोक का जो लोक में जो भी परंपराएं है उसका अनुकीर्तन करना काव्य है। तो इसलिए काव्य लिखना है तो पहले लोक का अनुचरण करना पड़ेगा। हर जगह हम भी जहाँ भी जाते हैं, हमें उसका अनुकीर्तन करने के लिए हमें पहले उसका अवलोकन करना होगा, और अवलोकन यही एक कवि की विशेषता होती है, और वो काव्य पुरुष ने उस समय की। लेकिन काव्य पुरुष ने जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने काव्य नहीं लिखे, वहाँ उन्होंने काव्य शास्त्र के तत्व उन्होंने एक जगह किए। तो जैसे विदर्भ प्रांत में जाने के बाद वैदर्भी रीति, ऐसे ही बहुत और भी, जैसे अलंकार तत्व है। साहित्य को राजशेखर ने पंचमी विद्या इति यायावरीयः, साहित्यम पंचमी विद्या। तो ये बहुत बड़ी बात है। 4 वेद संहिताओं के पश्चात हमारी पांचवी जो विद्या के रूप में साहित्य को रखा। लेकिन आज हम थोड़ा सा साहित्य विद्या में थोड़ा सा, मुझे लगता है मेरे ऑब्जर्वेशन के अनुसार, हम थोड़ा कम पढ़ते हैं। हम उसके प्रचार प्रसार के लिए कम पढ़ते हैं। हम उसको एक काव्य के रूप में उन तत्वों का, मतलब काव्य तत्वों का उपयोग करके हम एक कोई कृति बनाने के लिए अथवा वो उस कृति को सभी के सामने रखने के लिए हम कम पढ़ते हैं। आप भी इस बारे में कुछ सहमत होंगे। तो इस विषय में हमें थोड़ा सा और श्रद्धा बढ़ानी है, इसलिए मैंने ये पूर्व प्रस्तावना आपके सामने रखी कि जैसा कि अलंकार क्या है, सप्तमम अंगम, वेदों की षड अंग है,
लेकिन सप्तमम अंगम अलंकार। तो वेदों के बाद में साहित्य शास्त्र का ही स्थान है। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज हम, जो कि हमारी भारतीय परंपरा, हमारी जो शिक्षण प्रणाली है, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो कि दृश्य काव्य के तत्व सबसे सर्वप्रथम जो कि उस समय हमारे सामने है। हमारे आज लिखित साहित्य में भी नाट्यशास्त्र हमारे सामने है, जो कि दृश्य काव्य का ही निरूपण करता है। और दृश्य काव्य किस तरह होना चाहिए, उसमें भी सारे उदाहरण जो है, जो पढ़ने के उपरांत हमें यही लगता है कि ये मतलब एक हमें ब्रह्मलोक सामने, पहले तो ब्रह्मलोक ही सामने आता है। अब नाट्यशास्त्र का कुछ आरंभ के चैप्टर्स देखिए, पूरा मतलब वो एक हम हिमालय पर, और हिमालय पर जहाँ शिव है, हिमालय जिसका रंगमंच है, तो ये दृश्य, ये क्या है, ये दृश्य काव्य का ही एक ज्वलंत उदाहरण है। तो हम भी ऐसा, तो इसको हम पढ़ रहे हैं, ऐसे शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं जिसका प्रयोग सर्वप्रथम, जिसका नायक सर्वप्रथम कौन थे, शिव थे। तो ऐसे शास्त्र, ऐसी विद्या को हम पढ़ रहे हैं, इससे हमें गौरवान्वित होना है, ये मैं कहने का मेरा यहाँ अभिप्राय है। तो आगे जाकर के आज का हमारा जो विषय है, हम तो नाट्यशास्त्र का ज़्यादा विस्तार जितना चाहिए था उतना करके, हम काव्य शास्त्र तो शास्त्री इति शास्त्रम आप सब जानते हैं, जो उपदेश देता है, जो किसी वस्तु के बारे में पूरा मतलब उपदेश, उसके नियम है, उसके संबंधी जो भी तत्व है, उसके अंग है, उन सब का विवेचन जो करता है वो होता है शास्त्र। तो शास्त्र, ये परिभाषा सभी शास्त्रों के लिए लागू होती है। तो शास्त्रों में हमारा साहित्य शास्त्र है, जिसको साहित्य विद्या के रूप में राजशेखर ने भी बिल्कुल प्रतिष्ठापित किया है, और आगे जाकर के उसको काव्य शास्त्र भी कहा है। क्यों? साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र और पुराकल्प विद्या, ये सारे नामांतरण हैं। लेकिन ये नामांतरण क्यों आए? ये नामांतरण आगे के मतलब जितने भी काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ लिखे, उन आचार्यों ने आरंभ में जिस काव्य शास्त्रम काव्यम मीमांसिष्यामहे, तो काव्य की मीमांसा है, तो मतलब काव्य शास्त्र है। साहित्य विद्या मीमांसिष्यामहे, तो साहित्य विद्या में ही शास्त्र क्या है, निहित है। विद्या मतलब ही शास्त्र, तो साहित्य विद्या वही साहित्य शास्त्र। तो साहित्य शास्त्र हम जैसे कि राजशेखर, अलंकार शास्त्र भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, एक ऐसा काल था जो भरत मुनि के पश्चात, देखिए काल के अनुसार, यहाँ तो महाकाल है और महाकाल जी की भूमि है, तो काल के अनुक्रम से सब कुछ बदलता जाता है, और जो भी परिवर्तनशील संसार, परिवर्तनशील परंपराएं, तो उसमें जो भी परिवर्तन है उसको हम स्वीकारते हैं, और परिवर्तन में हमारा भी बड़ा सहयोग, मतलब ये होता है, हमारा भी क्या होता है, योगदान होता है, और वो हम उसको स्वीकार करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि परिवर्तन हुआ तो नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमें परिवर्तन के साथ जीना होता है। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के कुछ गुरुकुलों में क्या पढ़ा जाता था बताइए? भरत मुनि का नाट्यशास्त्र लिखने के पश्चात कुछ साल तक मतलब 2-4 साल नहीं, भरत मुनि कौन से शतक में हुए? समझिए कि ईस्वी पूर्व प्रथम, तो प्रथम से लेकर के लगभग भामह, लगभग समझिए कि तृतीय
चतुर्थ, तब तक के जो 300 साल है, 300 साढ़े 300 साल है, गुरुकुलों में क्या पढ़ा जाता था? साहित्य शास्त्र के रूप में यही तो पढ़ा जाता था, जो कि नाट्य शास्त्र के तत्व, दृश्य काव्य। और उस समय लगभग उसी के पूर्व में जो कि भास मुनि, जो महाकवि भास के नाटक थे, मतलब वो हमारे सामने बाद में आए, लेकिन थे तो सही उस समय तो होंगे, बाद में कुछ छिप गए होंगे। और वो अभी 20वीं सदी में जो कि टी गणपति शास्त्री उन्होंने प्रकाशित किए, जो भी हस्तलिखित लिखे थे उस समय, तो गुरुकुलों में हस्तलिखित ही पढ़ते हुए वो कहीं मिसप्लेस हुए होंगे। वो आज हमारी पीढ़ी जो कि हो सकता है 10वीं सदी के बाद से ये 20वीं सदी तक वो कहीं गायब, लेकिन उस समय तक तो गुरुकुलों में, मतलब अलंकार शास्त्र संप्रदाय के आरंभ पूर्व में जरूर इन नाट्यों का, मतलब जो कि 13 नाटक और भी बहुत सारे नाटक हुए होंगे जो कि 13 ही हमें मिलते हैं, तो उन नाटकों का उस समय काव्य के रूप में, मतलब गुरुकुलों में पढ़ते होंगे। मतलब क्या पढ़ते होंगे आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि उस समय गुरुकुलों में, उस समय मतलब किस समय, ईस्वी सन पूर्व, जो भरत मुनि के काल लेख, वो तो नाट्यशास्त्र उन्होंने उस समय लिखा, लेकिन भरत मुनि तो उसके पहले भी है। भरत मुनि तो ईस्वी सन पूर्व पहला शतक समझिए, तो वहाँ से लेकर के गुरुकुलों में साहित्य शास्त्र गुरुकुलों में शास्त्रों का ही अध्ययन होता था। कहीं न्याय शास्त्र का होता है, कहीं मीमांसा शास्त्र का होता है, कहीं व्याकरण शास्त्र का होता है, तो कहीं साहित्य शास्त्र का होता है। तो साहित्य शास्त्र के रूप में लगभग 300 साढ़े 300 साल तक जो नाट्य शास्त्र के तत्व और उसके आधार पर जो भी नाट्य कृतियाँ लिखी जाती थी, उनका अध्ययन और उन्हीं का ही प्रयोग मोहल्लों में, हर जहाँ भी उस समय का, तो उस समय का भारत कैसा हुआ होगा, कैसा रहा होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये है उस समय की गुरुकुल परंपरा। उस समय तक तो इतना ही था कि उस समय मतलब जो भी लिपियाँ थी हम आज मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में देखते हैं, लेकिन वो काव्य ग्रंथ के रूप में आज के जैसे एडिटेड कंप्यूटराइज्ड जो होते हैं वो उस समय नहीं थे, और उतना ये भी नहीं था। लेकिन जितना जैसा भी था, ऋषि मुनि बहुत कम लिखते थे, रेयर लिखा हुआ उस समय का तो अभी मिलता नहीं है। लेकिन ऐसे भरत मुनि के लिखित जो नाट्यशास्त्र इत्यादि अथवा जो भी नाट्य तत्व लिखे हुए थे, उनका जो गुरुकुलों में, भारतीय गुरुकुलों में जो मतलब गुरु शिष्यों को अध्यापन कराते थे और शिष्य उसके अनुसार परीक्षाएं, मतलब आप जानते हैं उस समय कौन सा काल था, लगभग हमारा मतलब उस समय हमारा वैदिक, मतलब जो कि वैदिक संहिताओं का काल, उपनिषद काल, वैदिक संहिताओं के काल के उपरांत ब्राह्मण काल, आरण्यक काल और उपनिषद काल। उसके बाद पौराणिक काल, फिर महाभारत, रामायण, उसके पश्चात ये वैदिक, मतलब वैदिक संस्कृत, मतलब जिस वैदिक संस्कृत कोई वैसा संस्कृत नहीं है जो वेद संहिताओं में और उपनिषद ग्रंथों तक जो जैसा संस्कृत आज उपलब्ध होता है, वो उसके पश्चात जो आए पाणिनि, और उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से, क्योंकि उन्होंने पूरा जो आज तक चल रहा है गुरुकुलों में, शास्त्र परंपरा में, जिस तरह से बोला जा रहा है वो, और सामान्य गुरुकुल के बाहर भी समाज, मतलब साधारण लोक में जो भी बोला जा रहा है, उसका पूरा अवलोकन करके उसके आधार पर उन्होंने व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ बनाया। क्या महोदय? व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ बनाया, ये व्याकरण शास्त्र की उपलब्धि है। वैसे ही साहित्य शास्त्र में भी, जैसे कि नाट्य शास्त्र का ग्रंथ भरत मुनि ने उनके पश्चात बनाया, ये शास्त्र की उपलब्धि है। और इसके पश्चात हमारे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो व्याकरण, वैदिक व्याकरण जो है, वैदिक व्याकरण के पश्चात जो पाणिनि आचार्य
जिन्होंने पाणिनीय अष्टाध्यायी लिखी, अष्टाध्यायी के उपरांत संस्कृत में बहुत आमूलाग्र बदल आए और वो बदल के कारण से आज हम बिल्कुल, आप चाहे भारत में यहाँ खड़े हो, उज्जैन में खड़े हो, चाहे कहीं अमेरिका में खड़े हो, संस्कृत वैसे ही बोलेंगे जैसा आचार्य पाणिनि ने लिखा है। इसीलिए इस भाषा को, क्योंकि कहीं तो नियमित होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत सारे मतलब ऑप्शन रखेंगे तो कन्फ्यूज़न बढ़ते हैं, ऑप्शन न रखें तो ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का ऑप्शन नहीं, मतलब किसी भी चीज़ के लिए कोई मतलब उल्लेख है ही नहीं, ऐसा नहीं, हर चीज़ का उल्लेख है। और ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो कि संस्कृत व्याकरण के द्वारा निरूपित नहीं होता है। ऐसा पाणिनीय व्याकरण, इसके पश्चात जो संस्कृत आज हमारे सामने है, इस संस्कृत में उसके उपरांत ही ग्रंथों का, शास्त्रों का लेखन आरंभ हुआ। हाँ? तो जो महाकवि भास थे वो तो ईस्वी सन पूर्व और पाणिनि के भी पूर्व ही थे, ऐसा ही है ना, आप लोगों को पता है? हाँ, ईसा पूर्व में भी और भी पाणिनि के भी पूर्व में, पाणिनि के भी पूर्व में भास के नाटक प्रतीत होते हैं। भास के जो 13 नाटक है, जहाँ तक कि महाभारत भी आप देखिए वो तो है ही पहले, लेकिन देखने के बाद ये हमें स्पष्ट हो जाता है कि सच में कि पाणिनि व्याकरण के पूर्व में संस्कृत कैसी थी। उसमें जो प्रयोग है, धातुओं के प्रयोग है, ज़्यादा करके परस्मैपदी में है, आत्मनेपदी प्रयोग कम है। और जो आत्मनेपदी में आज पाणिनि के व्याकरण के अनुसार धातु चलता है, वो भी परस्मैपदी में वहाँ उस तरह से प्रयोग है, जो कि बहुत बाद में आपत्ति आई, जैसे कि महाकवि भास, उनके भास के उनके पूरा मतलब उनका एक ऐसा उनके जीवन के प्रति एक कथानक है कि उनके सारे ग्रंथ उस समय के उनके जो राजाश्रय दिया था, उन्होंने एक, हो सकता है उनके सभा पंडित है वो उनके प्रति ईर्ष्या करते हुए हो कि ये तो राजकवि और ये नाटक, और ऐसे नाटक जैसे कि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, अथवा राम कथा, उस समय तो जो राम कथा जन जन के मुखों में थी, उस राम कथा में रावण का कहाँ मतलब ज़्यादा उद्दीप, मतलब उसको ज़्यादा प्रशंसा की है, कहाँ नाटकों में किए। तो इत्यादि आरोप से उनका जो साहित्य है, उनके जो नाटक है, नाट्य ग्रंथ है, उनका क्या हुआ, अग्नि परीक्षण हुआ। और उसमें केवल ऐसा कहा जाता है कि स्वप्नवासव दत्तम ही रहा। तो ये कथानक, इससे ये पता होता है कि उस समय की जो संस्कृत थी पाणिनीय व्याकरण से अस्पृष्ट थी। और इसके उपरांत जो संस्कृत, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसके पश्चात बाकी जितने भी कालिदास के उपरांत वाले जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे आप देखेंगे, उसमें बहुत ही, जैसा कि आज भी आप उस पाणिनीय व्याकरण का आधार लेकर के आप भी ऐसे ग्रंथ लिख सकते हैं, ये साहित्य शास्त्र में भी ग्रंथ लिख सकते हैं। आज हम जो कि भामह, अभी भरत मुनि का, ठीक है कि नाट्यशास्त्र जिनका हुआ ईस्वी सन पाणिनि के पश्चात ही, लेकिन उनके उपरांत जो 350 साल तक जो भी नाट्यशास्त्र संबंधी विद्या का साहित्य शास्त्र के रूप में जो कि गुरुकुलों में परंपरा के रूप में चलता रहा, उसके उपरांत अलंकार शास्त्र, जो कि भामह जिन्होंने काव्यालंकार करके ग्रंथ लिखा, तो देखिए उस समय शास्त्रार्थ होते थे। एक आचार्य दूसरे आचार्य एक ही गद्दी पर बैठ करके अपना अपना विषय रखते थे। भरत मुनि भी बैठे हुए होंगे, अथवा भरत मुनि के शिष्य भी बहुत सारे बैठे हैं, उन्होंने भी शास्त्र में, नाट्यशास्त्र में, शास्त्रार्थ में सहभाग लिया है। वहीं पर भामह और भामह ऋषि के जो भी शिष्य है, अपना अलंकार शास्त्र, अलंकार संप्रदाय, अलंकार शास्त्र ही शास्त्र है, अलंकार ही काव्य का सौंदर्य आधायक तत्व है, ऐसा निरूपण करने वाले और उसको युक्तिवाद से उसको प्रस्थापित करने वाले रहे।
और आगे जाकर के उनका एक उनको सपोर्ट करने वाला उस समय का राजाश्रय, उस समय का निरूपण, उस समय की निरूपण पद्धति। नाट्य ठीक है, रस काव्य का आत्मा है, रस काव्य का आत्मा है, उससे भी ज़्यादा नाट्य पर उनका ज़्यादा भरत मुनि का था। और ना अलंकार शास्त्र में कहीं भी मतलब ऐसा रस काव्य का आत्मा नहीं है ऐसा नहीं कहा, लेकिन अलंकार काव्य के सौंदर्य आधारित तत्व है, इस पर जोर दिया। मतलब किसी का निषेध करके अपना उपस्थापित करना ये कठिन है, लेकिन किसी का निषेध न करते हुए अपना प्रस्थापित करना और उसका ये करना ये आसान है। और वही भामह, उसके बाद उद्भट, रुद्रट, हाँ, इन्होंने, और दंडी जो बीच में काव्यादर्श के रूप में, तो इन्होंने किया। और काव्य के तत्व क्या है, जो कि वस्तुतः नाट्यशास्त्र में बहुत कम संख्या में काव्य तत्व, जैसे कि काव्य का आत्मा रस होता है और बाकी काव्य के भेद इत्यादि का निरूपण नहीं हुआ। कुछ 4 अलंकारों के नाम उसमें आते हैं, उपमा, रूपक, दीपक और यमक, है ना। ये 4 अलंकारों के नाम आते हैं। ज़्यादा करके रूपकों के भी नाम 10 ही आते हैं और बाकी उपरूपकों के नाम भी ज़्यादा कुछ उसमें है ही नहीं है नाट्यशास्त्र में। ये बाद का प्रपंच है। तो उपरांत क्या होता है कि ये भामह, मतलब ये हमारे सामने क्या रखना है, हमारे सामने केवल शास्त्रार्थ, गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल में शास्त्र, दो मतलब एक भरत मुनि का काल, उसके पश्चात अलंकारवादी आचार्यों का काल, और अलंकारवादी आचार्य अपना विषय कैसे उपस्थित करते हैं। तो ये हमारा विजुलाइज होना चाहिए। और यह एक काल है आचार्य भामह से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लगभग वामन ने थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब किया। मतलब वामन लगभग समझे कि 8वीं शताब्दी, तो यहाँ से यहाँ तक, और रुद्रट आगे। लेकिन बीच में ये वामन और रुद्रट, इन दोनों के बीच में ये इधर ये भी हुए आनंदवर्धन, जिन्होंने अपना अलग संप्रदाय रखा, कुंतक जो कि वक्रोक्ति के है, औचित्य जो कि लगभग कुछ आगे पीछे, ये मतलब बहुत वहाँ भीड़ हो गई। मतलब वो एक काल जो है जिसमें मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ये शास्त्रार्थ, मतलब गुरुकुलों में शास्त्रार्थ परंपरा में शास्त्रार्थ का चरमोत्कर्ष यदि देखेंगे तो ये काल है। शास्त्रार्थ का मतलब अलग अपने अपने, ये शास्त्र का, उस शास्त्र का, उस शास्त्र का। अब कौन, मतलब पहले तो केवल भरत मुनि थे, उनके लिए इतना कंपटीशन नहीं था। बाद में भरत मुनि और नाट्य शास्त्र के साथ बाद में, मतलब साहित्य में ही बोल रहा हूँ मैं, साहित्य में ही अलग अलग विषय आ रहे हैं। आप तो साहित्य के साथ, मतलब उस समय भरत मुनि के साथ न्याय वाले होंगे, व्याकरण वाले हैं इत्यादि होंगे, लेकिन अब यहाँ साहित्य में ही इंटरनल कंपटीशन, इंटरनल अपना अपना विषय मतलब दृढ़ करने का प्रयास। हमारा कभी ऐसा होता है क्या? मतलब आज तक आपने शास्त्रार्थ प्रशिक्षण में आपने यही देखा कि व्याकरण का, इधर न्याय का अपना अपना विषय प्रस्थापित कर रहे हैं और युक्तिवाद से अपने विषय को प्रस्थापित कर रहे हैं। लेकिन कभी ये देखा है क्या कि ये रसवा, काव्य से आत्मा रसः, काव्य से आत्मा अलंकारः। अब अलंकार ही काव्य का आत्मा है, रस नहीं, ऐसा प्रस्थापित करने वाले अभी तक हमने ऐसा शास्त्रार्थ नहीं देखा है, जबकि ये भी उस समय होता था। तो अलंकार वो जो कालखंड है जो कि लगभग ईस्वी सन 4th शतक के आगे से लेकर के लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी तक, जिसमें बहुत सारे साहित्य शास्त्र संबंधी क्या बोलेंगे उसको, शाखाएं जिसकी बनी, जिसमें
कुछ आचार्य जो है कि अलंकार ही काव्य के शोभादायक, मतलब सौंदर्य आधायक तत्व है। जबकि उसके आगे जा कर के आचार्य वामन आए, एक्चुअली भामा के ही तत्व को उद्भट ने और दंडी ने खास करके बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। भामा के उपरांत जो भी कुछ छोटी मोटी खामियां बची थी उसको आचार्य दंडी ने काव्य दर्शन नाम के ग्रंथ में बहुत अच्छे से और भी निरूपित किया। काव्य का प्रयोजन क्या होता है, क्या क्या निरूपित किया ये बता रहा हूँ। काव्य का प्रयोजन क्या होता है? न ही प्रयोजनेन विना मंदोपि प्रवर्तते। मतलब ये उस समय का एक युक्तिवाद कि बिना किसी प्रयोजन के कोई एक मंद भी प्रवर्तित नहीं होता। तब हम काव्य क्यों लिखें? तो उस काव्य का प्रयोजन पहले समझना है। तो काव्य प्रयोजन ये भामा से लेकर के, जबकि नाट्यशास्त्र में इतना क्लियर नहीं है। भामा के काव्यालंकार, काव्यादर्श और उसके उपरांत उसके वृत्तियों में उद्भट इत्यादि उन्हें लिखी हुई। वामन ने, इसमें रुद्रट ने काव्य प्रयोजन, फिर काव्य का किस माध्यम से काव्य, मतलब ठीक है काव्य प्रयोजन, हमें काव्य का प्रयोजन समझ में आया कि काव्य लिखने से हमें ये लाभ होता है, काव्य लिखने से ये लाभ होते हैं, ये प्रयोजन हमें, हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है तो ही हम प्रवृत्त होंगे। और प्रवृत्त होने के पश्चात फिर एक बार रुक जाएंगे आगे। अरे काव्य ठीक है कि प्रयोजन की सिद्धि के लिए मुझे ये करना है, लेकिन ये करने के लिए मुझे ये सामग्री चाहिए, ये योग्यता चाहिए, तो वो काव्य हेतु। तो उसके लिए काव्य हेतु मतलब वो फिर संपादित करना, जैसे व्युत्पन्नता है, काव्य शक्ति निपुणता, क्या क्या होते हैं हेतु काव्य के? अवेक्षणात्। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं। शक्ति, जो कि बस हम जैसे लोगों के लिए ये काव्य शास्त्र ग्रंथ लिख के रखे कि हमारे पास मिनिमम आरंभ से ऐसा होना चाहिए कि एक जन्मजात एक कवित्व शक्ति हो, अन्यथा हम उसको लोक शास्त्र काव्य इन तीनों के निरंतर आवेक्षण से, ठीक है मान लो कि बहुत कम शक्ति है, फिर भी आप कुछ आपके लिए एडिशनल और एक एसेट दे दिया है। कौन सा? कि लोक पूरा, जो कि आप जिस प्रांत में हैं, आप विदर्भ प्रांत में हैं तो उस विदर्भ प्रांत को बहुत अच्छे से देखो। काव्य पुरुष जब विदर्भ प्रांत में भ्रमण करते थे तो उन्होंने वहाँ के एक एक वस्तुओं का, वहाँ के एक एक पदार्थों का उस तरह से निरूपण किया, मतलब अवलोकन किया, और अवलोकन करके उसको वो रीति बनाई, मतलब वहाँ की वो काव्य की परंपरा बनाई। वो एक तय किया कि यहाँ के मतलब जो जीवधारी यहाँ के जो है उनके लिए इसी तरह का काव्य उपयुक्त है। तो ये कब? अवलोकन से ही ये हुआ। इसलिए लोक शास्त्र काव्य आवेक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार देखा और एक बार किसी वस्तु को देखा और देख करके बिल्कुल आंखें बंद करके इधर पेंटिंग करने के लिए आरंभ किया, बिल्कुल एज इट इज पेंटिंग किया, तो ये होता है आवेक्षण। लेकिन कुछ साल के बाद वो पेंटर भूल जाता है, मतलब वो पेंटर वही भूले, मतलब कम शक्ति वाला भूल जाता है। और ऐसे भी पेंटर होते हैं कि जिसको देखने की जरूरत नहीं है, वो बिना देखे ही मतलब जस्ट इमेजिन करके बहुत अच्छा चित्र बना देता है। जिसके पास शक्ति है, मतलब जन्मजात, उसको लोक शास्त्र और काव्य इन तीनों के आवेक्षण की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शक्ति है और बिल्कुल आवेक्षण नहीं करेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे, ये भी नहीं है ना।
लेकिन जिसकी शक्ति थोड़ी मान लो कम है तो उसको तो प्रयत्नपूर्वक मतलब उसको पुरुषार्थपूर्वक फिर आवेक्षण करना ही। और जिसके पास है वो सहज रूप से जस्ट ऐसा जैसे होते हैं ना कि कोई बहुत दिव्य पुरुष होते हैं वो सहज जाते हैं, वो क्या खास करके ऐसा बिल्कुल माइक्रोस्कोप लगा करके देखते रहते कि नहीं, क्योंकि उनको जन्मजात शक्ति है और वो बहुत सहज रूप से, इसलिए उनको बोलते हैं कि ये धरती के क्या है दिव्य पुरुष है, भगवान है और वो खुद स्वयं काव्य है ऐसा। तो ये दूसरा हेतु हुआ जो हमें काव्य लिखना मतलब काव्य यदि हमें लिखना है, काव्य हमें काव्यम मतलब काव्य को करना है, मतलब मम्मट आचार्य ने लिखा है काव्य करने, हाँ काव्य क्या लिखा है, हाँ तो काव्य करने के लिए जो विचार करता है तो काव्य करने के लिए विचार करना है, क्योंकि प्रयोजन हमें पता हुआ तो काव्य करने के लिए जब विचार करेंगे तो ये तीन हेतु हमें सामने उनको भी आसादित करना होगा। उनको आसादित करने के पश्चात ही हम काव्य कर सकेंगे। हमारे पास है कि नहीं कम से कम रीचेक करना है कि नहीं, हम कौन सी लेवल में हैं, कौन से स्तर में हैं, ये तो चेक करना है। और इसका मूल्यांकन करने के पश्चात उसका जो भी है, अभी जैसे कि आपने अवलोकन किया तो अभ्यास, अवलोकन किया, आवेक्षण किया, लोकशास्त्र और काव्य का आवेक्षण किया, काव्य का बार बार आवेक्षण किए, उसका अभ्यास मतलब आपको कृति के रूप में उसको ये पहला काव्य ग्रंथ लिखा, उतना फिर दूसरा लिखा, अभ्यास मतलब निरंतर प्रयास। ऐसा नहीं कि हम जो स्लेट पर लिखते हैं फिर पोज देते हैं, लिखते हैं फिर पोज देते हैं, वो नहीं। आप लिखिए, लिख करके रखिए, फिर और लिखिए और लिखिए और लिखिए, तो ये अभ्यास। तो ये तीनों हेतुओं को हमें आसादित करना, तो इसका उपदेश भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट और वामन इन लोगों ने दिया, लेकिन आवाज़ कैसे नहीं आ रही? आपकी तो आ रही है, आ रही है आवाज़। आप आगे आके बैठिए यहाँ, आइए आइए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ आइए, बैठिए, आगे बैठिए। हाँ हाँ ठीक है।